नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में कोभी, भेड़िया और तिरंगा का टू इन वन विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घातक जंगल। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। असम के जंगल के इस हिस्से का अधिकतर भाग इंसानी चहल पहल से दूर है, क्योंकि ये हिस्सा भयंकर विषयुक्त सांपों, खतरनाक बिच्छुओं और हिंसक मांसखोर जंगली जानवरों से भरा हुआ है। ये जानलेवा जानवर इधर आने वाले को दुश्मन समझते हैं और उस पर वार करने में कंजूसी नहीं करते। ये बात इस जंगल का बच्चा बच्चा जानता है, तभी कोई जंगल के इस हिस्से की तरफ आने का साहस नहीं करता, लेकिन पहुंचने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। मुझ पर हमला करना बेकार है। मैंने इस बात की पूरी तैयारी की हुई है कि जो दांत मेरी ड्रेस से टकराए वे इस ड्रेस में दौड़ते तेज करंट से भस्म हो जाए। आओ, तुम्हारा भी इंतजाम है मेरे पास, इस डिवाइस के रूप में, जिससे निकलने वाली तरंगे तुम्हारे दिमागों से टकराकर उनमें खलबली मचा देगी और कुछ ही सेकेंडों में तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देगी। अब मेरे लिए तुम्हारे शरीरों को रौंद कर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं, लेकिन क्या ये वही जगह है जिसकी मुझे तलाश है? खच। ओह, खतरनाक जंगली जानवरों के बीच इंसान, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। इन इंसानों को भी इन जानवरों की तरह चित करना है। बिजली की तरह लहराए उस जिस्म को सभी को चित करने में कुछ ही सेकंड का समय लगा। हेल्प! जंगली होकर अंग्रेजी बोल रहा है, यानी तू जंगली के भेष में शहरी है। तू मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है, लेकिन ऐसा तू आराम से नहीं करेगा। उसके लिए मुझे तेरे शरीर की खाल को छिलके की तरह उतारना होगा। मुझे रास्ता बता। और वहां से एक उल्लू फूजो बाबा के आश्रम की तरफ उड़ चला। इधर सर, इस पेड़ पर बनी खो में हाथ डालने के बाद रास्ता बनेगा। ये उस कमबख्त ने बड़ी मुश्किल से बताया, लेकिन एकदम सही बताया। इस स्थान पर जगह जगह ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो इस जगह में दाखिल होने वाली चींटी की भी तस्वीर यहाँ के कंट्रोल रूम में भेज देते हैं, लेकिन वे कैमरे मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मेरी ड्रेस दुनिया के बड़े से बड़े कैमरे को धोखा दे सकती है। इसलिए मुझे कैमरों की चिंता छोड़कर उस जगह पहुंचना होगा जहां से इस जगह रहने वाले सैकड़ों लोगों को सांस लेने के लिए ताज़ी हवा और वातानुकूलित माहौल प्रदान किया जाता है। यहाँ मुझे सिर्फ इतना करना है कि इस छोटे से कंटेनर में भरी गैस को यहाँ के यंत्रों में डाल देना है। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। हो गया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, कोई मुझे रोकने वाला नहीं रहा। अब मैं यहाँ मौजूद इस मदर कंप्यूटर से जो चाहे करूँ, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। काफ़ी देर तक उसकी उंगलियाँ मदर कंप्यूटर से खेलती रही और फिर मेरा काम पूरा हुआ। अब इसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। उसके घुसे के तेज वार ने मदर कंप्यूटर को चकनाचूर कर दिया। अब मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचमुच सब कुछ बहुत ही आसानी से हुआ था, लेकिन ये जंगल था और ये कोई नहीं जानता था कि जंगल में कब सामने आ खड़ी हो वो मुश्किल, जिसका नाम था भेड़िया। यहाँ से गए उल्लू से मुझे पता लगा कि तूने यहाँ कुछ जानवरों को मौत के घाट उतारा, कुछ जंगलियों की जान ली। ऐसा तूने क्यों किया मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुझे उन जानों का हिसाब चुकाना होगा। ओफ, पहला वार करके तू मेरे शरीर में दौड़ते करंट से इसलिए बच गया क्योंकि उस समय तू हवा में था। अब जमीन से तुझे अर्थ मिल रहा है, इसलिए तेरा ये हाल हुआ है। चल, रास्ता छोड़ मेरा। ओफ, इसके शरीर में तो तेज विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है।
जिसकी वजह से मैं उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह तो यह हत्यारा मेरे हाथों से निकलकर भाग जाएगा। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अगर जमीन पर रहकर मुझे विद्युत का झटका लगता है तो मैं जमीन पर पांव ही नहीं रखूंगा। इस तरह हवा में रहकर इसके होशों को ठिकाने लगाऊंगा। भेड़िया ने दुश्मन से निपटने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन तरीकों की दुश्मनों के पास क्या कमी थी। इस यंत्र से निकली तरंगे हाथी तक को पछाड़ सकती है। तेरी क्या औकात है? आह! अब जा, अपने दिमाग को नीचे खाई में मौजूद नदी में जाकर ठंडा कर। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई वर्षों की मेहनत के बाद जो हासिल किया है उसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक मैं इसे लेकर इस जंगल से बाहर ना निकल जाऊं। और ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा है। असम के जंगलों में जो हुआ था उसके कारण उस दिल्ली में हलचल मचने वाली थी जहां से सारे देश का निजाम चलता है। और दिल्ली शहर तिरंगा का शहर था। आकाश में रोशन हुआ सुरक्षा चक्र बता रहा है कि मुझे जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मुझे वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इस समय मैं जिस गाड़ी के पीछे हूं उसमें वे हथियार भरे हुए हैं जिनकी मदद से दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को हवा दी जाएगी। और ऐसा मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। गाड़ी चलाने वाले होश कायम ना रख सके तो गाड़ी अपने आप लड़खड़ा कर रुक गई। अब मुझे इस बंद गाड़ी को खोलकर देखना है कि इसके बारे में मुझे जो खबर मिली थी वो सच्ची थी या झूठी। ओह ओह, ये क्या मुसीबत है। इस मुसीबत को पागल गोरीला कहते हैं, जिसे खास तौर पर तिरंगी कपड़ेधारी जिस्म को ख़त्म करने के लिए ट्रेन किया हुआ है। इसलिए तुझे खबर पहुंचाकर इस गाड़ी तक पहुंचाया गया था। दूर दराज के जंगलों से मंगाया ये पागल गोरीला तुझे खत्म कर देगा और फिर हम आराम से भारत की इस राजधानी को हथियारों की मंडी बनाकर सारे देश में तबाही मचा देंगे। जो तुम ख्यालों में बना रहे हो वो किले है हवाई। 7 जन्म भी तुम नहीं मचा सकते इस देश में तबाही। भड़ाक। आह! अब मुझे इस पागल गोरीले को भी पछाड़ना है जिसे मुझे ख़त्म करने के लिए ट्रेन किया हुआ है। और इसके लिए मुझे इस पर अपने कई भरपूर वार करने होंगे। ओह, इस पागल गोरेले की मोटी चमड़ी पर मेरे किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा। इस तरह तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उफ, मुझे इसे जल्द ही ठिकाने लगाना होगा, लेकिन सवाल है कि कैसे। सवाल उठा तो जवाब भी सामने आया। इस कठोर चमड़ी वाले पागल गोरिल्ले को ठिकाने लगाने का एक रास्ता है, बिजली के उस ट्रांसफार्मर के रूप में। बस मुझे इस बात का इंतजाम करना है कि वो गोरिल्ला उस ट्रांसफर पर अपनी भरपूर ताकत से वार करे। उफ, उस पागल गोरिल्ले की समझ में ये आ गया था कि अगर उसे अपने दुश्मन तिरंगी जिस्म को ख़त्म करना है तो उसे उस पर भरपूर वार करना होगा। और उसने वैसा किया भी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस बार उसने जिस 3 रंगों पर वार किया था वो इंसानी जिस्म नहीं, बल्कि बिजली का वो ट्रांसफार्मर था जिसमें वो 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था, जो कैसे भी खाल को भस्म करने की ताकत रखता था। इस गोरीले को मेरे तिरंगे जिस्म को ख़त्म करने के लिए ट्रेंड किया गया था। इसलिए मैंने अपना 3 रंगी लबादा उस ट्रांसफार्मर पर डाल दिया, जिस पर वो पागल गोरीला झपटा और अपना बंटाधार करा बैठा। पुलिस इधर ही आ रही है। अब बाकी का काम और अपराधियों को पुलिस संभाल लेगी। मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नए लबादे का इंतजाम करके वहाँ पहुँचना है जहाँ से रोशन होता है सुरक्षा चक्र। मैं आ गया कमिश्नर साहब, कहिए क्यों बुलाया है? पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद ये सुरक्षा चक्र रोशन करके आज तुम्हें कमिश्नर ने नहीं, हमने बुलाया है तिरंगा। गृह मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ,
समस्या ही ऐसी है जिसके लिए तुम्हें बुलाना ज़रूरी था। समस्या क्या है? नीचे ऑफिस में चलो, सब बताता हूँ। आने वाले समय का सबसे भयंकर संकट है परमाणु युद्ध का संकट। विश्व का हर देश किसी न किसी रूप में इस परमाणु युद्ध के संकट से निपटने की तैयारी करने में जुटा हुआ है और इसके लिए ज़रूरी है स्वयं को परमाणु अस्त्रों से लैस करना, ताकि आने वाले समय में कोई भी देश दूसरे देश को आंखें ना दिखा सके। और इसके लिए प्रत्येक देश एक दूसरे से बढ़कर परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। हालांकि ऐसे हथियारों के निर्माण और परीक्षण पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से हर देश में पूरे जोर शोर से परमाणु हथियारों को बनाने का काम हो रहा है। हमने भी गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों का निर्माण आरंभ कर दिया। हमने उन परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए असम के जंगल के एक हिस्से को चुना जहां जंगलवासी भी पहुंचने से डरते थे। हमने वहां जमीन के नीचे एक अत्याधुनिक लैब बनवाई और अपने सैकड़ों अनुभवी वैज्ञानिकों को उसी अंडरग्राउंड लैब में सारी सुविधा प्रदान की। कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद कुछ दिनों पहले हमारे वैज्ञानिक आखिर सफल हो गए। उन्होंने मिसाइलों को हमारे दुश्मन देशों का टारगेट लेकर सेट कर दिया और उन मिसाइलों को बनाने का सारा प्रोग्राम और उसकी सारी संचालन प्रक्रिया उसी लैब में स्थित एक मदर कंप्यूटर में फिट कर दी। चूँकि उस मदर कंप्यूटर पर नज़र रखने के लिए हमने अपने कार्यालय के कई विशिष्ट व्यक्ति तैनात कर रखे हैं, इसलिए असम के लैब में सेट उस कंप्यूटर और लैब का संबंध हमारे कार्यालय से भी जुड़ा हुआ है। कल आधी रात को अचानक हमारा वो संबंध टूट गया। हमने हर तरीके से उस लैब से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। अब असम में क्या हो रहा है, वहाँ लैब में मौजूद सभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। ये स्थिति बेहद रहस्यपूर्ण है और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम तुम्हें असम में स्थित उस लैब में भेजना चाहते हैं। मामला देश की सुरक्षा का है, इसलिए हमें आशा है कि तुम इनकार नहीं करोगे। आप मुझे ही असम क्यों भेजना चाहते हैं? इसके लिए तो आपके पास सीबीआई, रॉ जैसी सीक्रेट एजेंसियों के साथ साथ सैकड़ों अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस रहस्य को तुम ही सही ढंग से उजागर कर सकते हो। मान लो वहाँ कोई टेक्निकल खराबी हुई तो? उसके लिए हम तुम्हारे साथ मिलिट्री के इस काबिल टेक्नीशियन और देश के लिए हर कुर्बानी देने वाले जमात सिपाही नौजवान मेजर आर्यन मोहन को भेज रहे हैं। हमारी पूरी आर्मी को आर्यन मोहन जैसे सिपाही पर नाज है। माफ़ी चाहता हूँ सर, अगर ऐसा है तो आप मुझे अकेले ही इस मिशन पर क्यों नहीं भेजते? मैं वहाँ सबको संभाल लूँगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ साथ तिरंगा की भी वहाँ ज़रूरत है। हमें कब जाना होगा? आज ही, अभी। मंत्री जी ने तुम्हें बेकार ही मेरे साथ भेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई सिविलियन देश पर आए किसी संकट से निपट सकता है। इसके लिए तो दुश्मनों के गोलियों का सामना करने वाला शरीर, तोप के बीच भी देशभक्ति के गीत गाने वाला दिल और दुश्मनों के हर पैतरों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला दिमाग चाहिए। ऐसा शरीर, ऐसा दिल और ऐसा दिमाग सिर्फ एक फौजी में हो सकता है। मेरे ख्याल से तुम गलत कह रहे हो आर्यन। फौजी सिर्फ वही नहीं है जो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता है, बल्कि वो भी है जो देश के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध से लड़ता है। ऐसा शख्स फौजी की वर्दी ना पहने होने के कारण सिविलियन हो सकता है, लेकिन वो दिल से फौजी होता है और दिल का फौजी ठीक सेना की वर्दी पहनने वाले फौजी जैसा ही होता है। उसी की तरह देश की सेवा करने वाला, उसी की तरह देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला। बोलते अच्छा हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि असम के जंगलों में जो मुश्किलें सामने आएंगी उसके तुम आदी नहीं होगे, दिग्दी बन जाएंगी तुम्हारी। असम के जंगल में आखिर वो रहस्यमयी नकाबपोश कौन था
जो पूरी तैयारी के साथ जंगल के उस हिस्से में मौजूद था जो जंगल का वर्जित हिस्सा कहलाता है। वो वहाँ क्यों था? उसके वहाँ होने का क्या मकसद था? ओ हूँ। डर गए ना जेन? सचमुच तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अचानक भेड़िया चौंका। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पर ये घाव कैसा लगा? कहाँ चोट लगी तुम्हें? चोट मेरे हाथ पर? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे इस हाथ पर चोट कब और कहाँ लगी। जरा मुझे दिखाओ, मैं उसे देखता हूँ। अगर ये घाव गहरा हुआ तो मैं इलाज के लिए फूजो बाबा के पास ले चलता हूँ। ओह नहीं भेड़िया, रहने दो, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? दिखाओ मुझे। आह! जबरदस्ती देखने के चक्कर में भेड़िया का हाथ जेन के घाव पर लगा तो जेन के कंठ से चीख निकल गई। और यही गजब हो गया, क्योंकि जेन की दर्द भरी चीख ने उस जानवर को जगा डाला था जिसका नाम कोबी था। मेरी जेन को इतना कष्ट पहुंचाया तूने कि उसे चीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तेरी सारी हड्डियों को चीखने के लिए मजबूर कर दूंगा। अबे जेन को कष्ट पहुंचाने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि इसका जानवर, मेरा मतलब है आदमी, आसपास ही कहीं होगा। उसने जेन की चीख सुन ली तो आकर आफत कर देगा। कोबी रुको, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ। कोबी ने जेन को उठाया और इससे पहले कि भेड़िया संभलता, कोबी जेन को लेकर उसकी आंखों से ओझल हो गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।